दोस्तों, इस साल प्रयागराज में होने जा रहा है हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ का मेला। एक ऐसा मेला जिसमें करोड़ों लोग विश्व से आते हैं। महाकुंभ का मेला दुनिया की सबसे बड़ी पीसफुल गैदरिंग है। इस साल लगभग 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, जिसे लागू करने में यूपी सरकार ने कुल 7,000 करोड़ का बजट रखा है। यहाँ तक कि योगी सरकार ने 76वां जिला भी बना दिया है, जिसका नाम रखा गया है महाकुंभ। तो कितना विशाल है ये हिंदुओं की आस्था का पर्व। क्या पौराणिक कथाएं हैं इस मेले से जुड़ी, और आस्था का केंद्र होने के साथ साथ कितने लोगों के रोजगार का कारण बनेगा ये महाकुंभ, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, इस साल का महाकुंभ कोई 12 साल बाद नहीं होने जा रहा है, बल्कि एक ऐसे योग में आया है जो कि 144 साल बाद आता है, जो कि 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कुंभ मेले में करीबन 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग शिरकत करेंगे, जिसमें पूरे देश से और यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आएंगे इसका हिस्सा बनने। आप लोगों ने कहीं न कहीं महाकुंभ का नाम तो सुना ही होगा, भले ही उसकी वदंती में सुना हो कि जो दो भाई थे एक जैसे दिखने वाले महाकुंभ में बिछड़ गए, क्योंकि ये मेला होता ही इतने लोगों से भरा हुआ है। इसमें इतने श्रद्धालु आते हैं कि बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। तो आइए जानते हैं हम कि महाकुंभ का पौराणिक इतिहास क्या है। देखिए, यूं तो महाकुंभ का जिक्र जो है वो ऋग्वेदिक काल से होता है। इसका जिक्र पुराण, गुप्त वंश, मौर्य वंश, यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी में भी किया गया, यानी कि हर शताब्दी में महाकुंभ को मनाया गया। लेकिन इसका सबसे पहले जो जिक्र है वो ऋग्वेदा में मिलता है। आप लोगों ने समुद्र मंथन का जिक्र तो कहीं न कहीं सुना ही होगा। तो हुआ क्या कि ऋषि दुर्वासा जो थे वो देवताओं से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए थे, और क्रोध में आके उन्होंने सभी देवताओं को श्राप दे दिया, जिससे कि सभी देवताओं की जो शक्ति थी वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी और सभी देवता कमजोर हो गए थे। देवता कमजोर हो गए हैं ये जानकर असुरों ने जो है वो देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवों को हरा भी दिया, जिससे सभी देवतागण जो थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे कि अब इन असुरों को जो है वो देवलोक से कैसे हटाया जाए। तो वो सभी लोग जो है वो ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें लेके गए विष्णु जी के पास, जिसमें उन्होंने ये उपाय बताया कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन करते दौरान उसमें से एक कलश निकलेगा, और कुंभ का ही अर्थ होता है कलश, और वहीं से कुंभ का जिक्र आया। उस कुंभ का पानी पीकर सभी देवतागण जो है वो शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन ये कार्य केवल अकेले नहीं हो सकता था, इनमें देवताओं को जो थी वो असुरों की भी जरूरत थी। और यह बात जान के कि कोई एक ऐसा कलश है जिससे शक्तियां बढ़ सकती हैं, तो असुर भी जो है अब वो कुंभ वो उस कलश को लेने के पीछे चले गए, जिससे दोनों के बीच में ही युद्ध हुआ और फिर हुआ समुद्र मंथन। जो गरुड़ जी थे वो उस कुंभ को 4 अलग अलग भारत की दिशाओं में लेके गए, और वो दिशाएं थी हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और ये वही आज के पावन तीर्थ स्थान है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। और देवताओं और असुरों के बीच जो ये युद्ध चला था, जो 12 दिन तक चला था, जो दर्शाते हैं कि हर स्थान पर जो है वो 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। जैसे कि आज से ठीक 12 साल पहले प्रयागराज में भी कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। तो आइए देखते हैं कि ये कुंभ मेला कब और कहां-कहां आयोजित किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ये कुंभ मेला है वो भारत के 4 स्थानों पर आज के समय आयोजित किया जाता है हर 12 साल बाद। इस साल जो कुंभ मेला प्रयागराज में लगा वो आज से ठीक 12 साल पहले 2013 में प्रयागराज में लगा था। प्रयागराज के अलावा 3 और ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। सबसे पहला आता है हरिद्वार, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार अपने आप में ही एक बहुत पवित्र जगह मानी जाती है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा स्वयं विराजमान होती है। उसके बाद आता है प्रयागराज। प्रयागराज को त्रिवेणी संगम बोलते हैं, जिसके किनारे लोग डुबकी लगाते हैं। त्रिवेणी संगम यानी कि 3 नदियों का संगम, जिसमें आती है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। 3 नदियों के कन्फ्लुएंस या संगम के किनारे जो लोग हैं वो डुबकी लगाते हैं। फिर आता है उज्जैन। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और फिर आता है नासिक। नासिक स्थित है गोदावरी नदी के किनारे।
और इन हर जगहों पर 4-4 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये मेला अपने आप में ही इतना ज्यादा विशाल है कि यहाँ पर अलग अलग साधु संत अखाड़े जुड़ते हैं और वो स्नान करते हैं। इसके अलावा आम जन लोग भी जो है वो यहाँ आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं। और इसके अलावा विदेश से भी कई लोग यहाँ आते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि जो प्रयागराज का एरिया है वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और जितने लोग मतलब इस साल जो है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ लोग शिरकत कर सकते हैं। 40 करोड़ एक अनुमानित नंबर है, क्या पता वो उससे भी कहीं ज्यादा हो। कई सारे फॉरेन टूरिस्ट, कहीं सारे इंडिया के लोग, बिकॉज इंडिया अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कंट्री है विद पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन। सारे लोग जो है वो एक 5000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में आएंगे। मतलब 40 करोड़ इज द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ ऑल द यूरोपियन कंट्रीज टुगेदर। इतने इलाके में इतने सारे समुदाय के लोग, लेकिन सबकी आस्था और इच्छा सिर्फ एक, भारत की इस खूबसूरती को और इस पर्व को अपनी नजरों से देखना। तो आइए देखते हैं कि जो ये महाकुंभ का मेला है इससे सरकार को कितना ज्यादा फायदा मिलेगा। इसमें यूपी और भारत सरकार ने खुद कितना इन्वेस्ट किया है। तो देखिए अनुमानित पॉपुलेशन जो है वो 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे, जिनके अकोमोडेशन के लिए घर बनाना, होटल्स बनाना, टेंट बनाना, जो जितने भी साधु संत अखाड़े हैं उनके लिए अकोमोडेशंस बनाना। ये बहुत ही बड़ा प्लान्ड फेस्टिवल है और अपने आप में भी ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है इसका मैनेजमेंट। तो पिछले महाकुंभ के डेटा को ले तो जो 2013 में महाकुंभ हुआ था उसमें सरकार को जो है वो कुल 12,000 करोड़ का बेनिफिट हुआ था। 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी। 2019 के अर्ध कुंभ में 1.5 से 2 लाख करोड़ का जो बेनिफिट है वो यूपी गवर्नमेंट को हुआ था। वैसे कुल एस्टिमेटेड बेनिफिट इस साल का जो है वो 25,000 करोड़ है कुंभ मेले से, और सरकार ने अपनी तरफ से कुल 6,990 करोड़ अनुमानित राशि जो है वो खर्च की है। उसके अलावा अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सरकार के भी से कमाई के बहुत सारे सोर्सेज जनरेट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल वेंडर्स, हॉकर्स जो है उन्हें भी कमाई के बहुत ज्यादा साधन मिलते हैं। जीएसटी चार्ज करके, टैक्स चार्ज करके, होटल्स मोटल्स की अकोमोडेशन पे जो टैक्स है वो सब चार्ज करके काफी ज्यादा जो है वो कमा सकती है। उसके अलावा जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उन्हें भी बहुत सारी एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी। जैसे कि एक डेटा की माने तो जो 6 महीने की कमाई एक आम स्ट्रीट वेंडर की होती है वो 45 दिन में ही उतनी कमाई कर लेगा। आज से 12 साल पहले तो 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी। अब तो हमारी पॉपुलेशन भी जो है वो 12 साल के अंतराल में कितनी ज्यादा हो गई है। जो इंडिया को एक्सपोजर मिला है इन द फॉरेन कंट्री इन दीज इयर्स वो भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो अब तो और ज्यादा लोग जो है वो इंडिया में आएंगे, फॉरेन आएंगे। अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग आस्था से आएंगे, लोग रिसर्च से आएंगे, लोग घूमने आएंगे, लोग ब्लॉग्स बनाएंगे।